साल 2016 देश के एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम में एक नौजवान ने फांसी लगा ली। नाम था रोहित वेमुला। उसकी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, मैं एक सितारा था जो बुझ गया। उसने लिखा, मेरा जन्म ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सोचो जरा, सदियों बाद भी जब हम चांद पर झंडा गाड़ रहे हैं, किसी को अभी भी अपने जन्म की सजा मिल रही है। किसी की थाली अलग रखी जाती है, किसी के साथ बैठने से लोग डरते हैं, किसी को बस इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो किस जात में पैदा हुआ। कितनी बार हमने सुना, सब बराबर है, भारत बदल रहा है। पर सच्चाई ये है, हम सब बराबर कभी थे ही नहीं। केंट फ्लैनी और जॉयस मार्कस अपनी किताब द क्रिएशन ऑफ इनइक्वालिटी हमें कहते हैं, असमानता कोई आज की बात नहीं है। ये कहानी उतनी पुरानी है जितना इंसान खुद। जब किसी शिकारी ने पहली बार अपने शिकार पर दावा किया, ये मेरा है, तब से शुरू हुई वो दीवार जो आज जात, धर्म, अमीरी गरीबी, रंग और लिंग के नाम पर खड़ी है। वो दीवार जो हर पीढ़ी में नई शक्ल लेती रही, कभी राजा बनकर, कभी ब्राह्मण शूद्र बनकर, कभी अपर क्लास और लोअर क्लास बनकर। तो आज हम पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब ये दीवारें नहीं थी, जब कोई ऊंचा नीचा नहीं था, जहां इंसान बस इंसान था। चैप्टर 1, व्हेन वी वर ऑल इक्वल। कहते हैं शुरू में सब बराबर थे, पर सोचो सच में थे क्या? शायद थे। जब इंसान के पास न कोई जमीन थी, न पैसा, न धर्म का ठप्पा, न जात का टैग, वो बस जीना जानता था। जंगलों में, आग के आसपास, आसमान के नीचे। कोई किसी से ऊंचा नहीं था, कोई किसी से नीचा नहीं। फर्क बस इतना था कि किसके पास आज खाना है और कौन भूखा है। लेकिन वक्त के साथ इंसान ने सीखा याद रखना, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर, कौन शिकार लाता है, कौन बांटता है। और यहीं से बराबरी की मिट्टी में पहली दरार पड़ी। शुरुआत में किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि किसी के पास कुछ ऐसा नहीं था जिसे खोना पड़े। पर जब पहली बार किसी ने कहा, ये मेरा है, तो उस पल उसने खुद को बाकी सबसे ऊपर रख दिया। ये बात नई नहीं लगती ना? आज भी कोई बड़े शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा बच्चा गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देता है और अंदर बैठा आदमी कांच ऊपर कर लेता है। एक पल के लिए आंखें मिलती है, फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। पर उस छोटे से पल में भी समाज का पूरा ढांचा दिख जाता है। एक जो मांगने वाला है और दूसरा जो देने से डरता है। कभी सोचा ये फर्क कहां से आया? शायद वहीं से जब किसी ने शिकार के बाद सबसे बड़ा हिस्सा खुद रख लिया, क्योंकि वो नेता था। बाकी सब मान गए क्योंकि किसी को लगा, चलो वो लायक है। फिर धीरे धीरे लायक वाला टैग हक में बदल गया और हक पीढ़ी दर पीढ़ी उतरता चला गया। कहते हैं कि सबसे पहले इंसान बराबर थे, पर क्या बराबरी टिक पाती अगर किसी को एहसास हो जाए कि थोड़ी चालाकी से ज्यादा पाया जा सकता है? जैसे 1947 में आजादी मिली, सबको लगा अब सब बराबर होंगे, पर फिर कोई बिहार के गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता, कहीं किसी को मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है। हम कहते हैं समाज बदल गया है, पर सच तो ये है, बस बहाने बदल गए हैं, दीवारें नहीं। कभी किसी को लगता है कि फर्क सिर्फ गरीबी में है, लेकिन नहीं, फर्क अब दिमाग में है। तुमने सुना होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, लाखों मजदूर पैदल चल पड़े, सैकड़ों किलोमीटर, बिना जूते, बिना पानी। वो सड़कों पर मरते रहे और बाकी लोग अपनी बालकनी से ताली बजा रहे थे, भारत जीत जाएगा बोलकर। उस पल भी सबको दिखा कि कोई जीत नहीं रहा था, कोई बच रहा था, कोई बस झेल रहा था। हम सोचते हैं कि इंसान अब ज्यादा समझदार हो गया है, पर असल में वो बस ज्यादा सभ्य तरीके से भेदभाव करता है। कभी बैंक अकाउंट से, कभी इंग्लिश एक्सेंट से, कभी किसी के नाम से। तुम्हें याद होगा जब 2018 में हनीफ नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ फ्लैट ढूंढने गया था और मकान मालिक ने कहा, मुस्लिम नहीं रख सकते, पिछली बार झगड़ा हुआ था। बस एक नाम काफी था उसे कमतर ठहराने के लिए। कभी किसी को मंदिर में रोका जाता है, कभी सोसाइटी के गेट पर। बस दरवाजे नए हो गए हैं,
सोच वही पुरानी। कभी कभी लगता है कि इंसान बराबरी चाहता ही नहीं, उसे हमेशा किसी को नीचा दिखाने की जरूरत होती है ताकि उसे खुद के ऊंचे होने का एहसास रहे। ये वही सोच है जिसने कभी किसी राजा को बनाया, किसी गुलाम को बनाया और आज किसी को वीआईपी और किसी को सिक्योरिटी चेक में खड़ा किया। हम खुद को आधुनिक कहते हैं, पर अगर वक्त पीछे घुमा दो तो पाएंगे कि हमारी जड़ें अब भी वही हैं जहां इंसान पहली बार खुद को दूसरों से अलग समझने लगा था। तब भी ताकत की पूजा होती थी, आज भी होती है। तब भी कोई दूसरों का हक छीनकर खुद को महान कहता था, आज भी। बस अब ताज की जगह ब्रांड आ गया है और तलवार की जगह पैसा। फिर सवाल उठता है, क्या कभी कोई वक्त था जब सच में सब बराबर थे, या ये बराबरी बस एक कल्पना थी जो इंसान ने अपने गुनाह छुपाने के लिए बना ली? क्योंकि अगर हम सच में बराबर थे तो आज भी इतना फर्क क्यों है? क्यों एक बच्चा जमीन पर जन्म लेता है और दूसरा अस्पताल में? क्यों किसी का नाम सुनकर लोग इज्जत से झुकते हैं और किसी का नाम सुनकर चेहरा सख्त हो जाता है? शायद जवाब हमारे इतिहास में नहीं, हमारी फितरत में है। वो फितरत जो ताकत को प्यार करती है और बराबरी से डरती है। और शायद यही डर था जिसने इंसान को सिखाया कैसे वो एक बीज बो सकता है जो धीरे धीरे ताकत बन जाए। एक बीज जिससे पैदा हुआ पावर, और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने बराबरी को इतिहास का सबसे बड़ा झूठ बना दिया। अब सवाल यह है, वो बीज कहाँ और कैसे बोया गया था? किस पल इंसान ने अपने ही जैसे इंसान पर राज करने का हक ले लिया? शायद इसका जवाब अगले हिस्से में मिलेगा, जब हम देखेंगे कि बराबरी के बाद कैसे बोए गए थे सीड्स ऑफ पावर। चैप्टर 2 सीड्स ऑफ पावर। कहते हैं, हर सत्ता की शुरुआत एक छोटे से बहाने से होती है। एक साधारण सा मैं जरा ज्यादा मेहनत करता हूं, या मैं सबके लिए सोचता हूं, और धीरे धीरे वही सोच बदल जाती है, मैं सबसे बेहतर हूं में। यहीं से ताकत का बीज बोया गया था। एक ऐसा बीज जिसने इंसान को बराबरी की मिट्टी से उखाड़कर असमानता के बगीचे में लगा दिया। शुरुआत में बात सीधी थी। किसी को शिकार में ज्यादा सफलता मिलती थी, किसी को आग जलाने का हुनर आता था, तो बाकी लोग उसका सम्मान करते थे। पर सम्मान कब अधिकार में बदल गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो शिकार लाने वाला अब तय करने लगा कि किसे कितना मांस मिलेगा। फिर उसके बेटे को भी वही हक मिला क्योंकि उसके बाप ने किया था, और बराबरी की आग वही बुझ गई। कुछ ऐसा ही हुआ जब इंसान ने खेती सीखी। जब जमीन स्थायी हुई तो इंसान भी स्थायी हो गया, और फिर जमीन अपनी हो गई। अब जो खेत जोतता था वही मालिक था, बाकी सिर्फ मजदूर बन गए। जैसे 19वीं सदी में भारत के जमींदारों ने किसानों की जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना शुरू किया। खेत उसी के थे जिसने कागज पर नाम लिखा था, पर मिट्टी उस मजदूर की थी जो रोज उस पर खून बहा रहा था। सवाल ये नहीं कि किसने बोया, सवाल ये था किसने दावा किया। कुछ ऐसा ही कहानी नेपल्स, इटली के पास 1800 के दशक में भी लिखा, जहां धनी परिवारों ने गरीब मछुआरों के समुद्र तक पहुंचने के रास्ते ही बेच दिए। समुद्र सबका है वाली बात कागज पर थी, हकीकत में वो भी किसी के प्राइवेट बीच में बदल गया था। समझो, इंसान ने जब किसी चीज पर पहला पत्थर रखकर कहा, ये मेरा है, उसी दिन से असमानता का नक्शा खींचा गया। ताकत सिर्फ जमीन की नहीं थी, ताकत अब कहानी सुनाने वाले के पास थी, जिसने कहा मेरे पूर्वज देवता थे, वो राजा बन गया। जिसे कहा गया तुम्हारे कर्म छोटे हैं, वो गुलाम बना रहा। ये वही खेल था जो सदियों बाद धर्म, जात और वर्ग में बदल गया। जैसे मिस्र में फिरौन ने कहा, मैं खुद भगवान का बेटा हूं, और लोग झुक गए, क्योंकि डर हमेशा बराबरी से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम सोचो, जब किसी इंसान ने दूसरी बार अपने बेटे के लिए वही हक मांगा जो उसके पास था, वही वंश का बीज बोया गया। अब ताकत कमाने से नहीं मिलती थी, जन्म से मिलती थी, और इस जन्म से मिली ताकत ने इतिहास का हर चेहरा बदला। कहीं राजा बनकर, कहीं सामंत बनकर, कहीं बॉस बनकर, कहीं ब्राह्मण बनकर।
सदियों बाद भी यही पैटर्न चलता रहा। 1990 के दशक में रूस में जब सोवियत यूनियन टूटा तो जिनके पास राजनीतिक रिश्ते थे उन्होंने पूरा उद्योग खरीद लिया। बाकी जनता को बस इतिहास का सबक मिला कि वक्त चाहे कोई भी हो, पावर हमेशा घूमकर उन्हीं के पास लौटती है जो उसे पकड़ने का हुनर जानते हैं। शक्ति हमेशा कहानी के नाम पर दी जाती है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, इसलिए मुझे मानो। फिर चाहे वो राजा हो, धर्मगुरु हो या नेता, लोग हर दौर में किसी न किसी को ऊपर बैठाकर चैन ढूंढते रहें, क्योंकि बराबरी में जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी डरावनी लगती है। पर सवाल यह है, क्या यह ताकत सच में बुरी थी या बुराई तब आई जब उसे विरासत बना दिया गया? क्योंकि ताकत तो शुरुआत में सेवा के लिए थी, पर सेवा कब सत्ता बन गई कोई समझ ही नहीं पाया। आज भी कुछ वैसा ही होता है। कभी किसी गांव का सरपंच सालों से वही परिवार रखता है, कभी किसी पार्टी का नेता बेटे को कुर्सी दे देता है। नाम बदलते हैं, खेल वही रहता है। हर पीढ़ी में ताकत एक नई शक्ल में लौटती है, कभी ताज के रूप में, कभी कुर्सी के रूप में। और यही वो वक्त था जब इंसान ने बराबरी का सपना छोड़ दिया। उसने कहा, किसी न किसी को ऊपर तो होना ही चाहिए। और इसी सोच से पैदा हुआ चीफ, वो पहला व्यक्ति जिसने दूसरों पर हुक्म चलाना सीखा और जिसे मानने वाले भी गर्व से सिर झुकाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था किसी का तो राजा होना जरूरी है। पर अब असली सवाल यह है, जब वो चीफ पैदा हुआ तो क्या उसने सच में अपने लोगों की रक्षा की या खुद की ताकत की दीवारें खड़ी करनी शुरू की? किस पल से वो नेता नहीं शासक बन गया? शायद यही वो मोड़ था जहां असमानता एक सोच नहीं, एक व्यवस्था बन गई। और उस व्यवस्था की कहानी अब शुरू होती है। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ द चीफ। कभी कभी लगता है इंसान को बराबरी से ज्यादा आदत है किसी को ऊपर देखने की। शायद इसलिए हर जमाने में उसने एक मुखिया ढूंढ लिया, जो बोले तो सब सुने, जो इशारा करे तो भीड़ झुक जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मुखिया लोगों की जरूरत से बना या उनके डर से? शुरुआत में तो सब कुछ मासूम था। छोटे समूह थे, मिलकर शिकार करते थे, आग के आसपास बैठकर खाना खाते थे। किसी को अगर ज्यादा अनुभव होता तो बाकी लोग खुद ब खुद उसकी बात मान लेते। एक दिन ऐसा आया जब किसी ने कहा, आज से फैसले मैं लूंगा क्योंकि मुझे सब पता है। बाकी सब ने सिर हिलाया, क्योंकि उस वक्त झगड़ा करने से आसान था झुक जाना। यही वो पल था जब चीफ का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि लोगों को बस दो चीजों से काबू किया जा सकता है, डर और भरोसे से। वो कहता, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। कोई देवता था नहीं, पर विश्वास इतना गहरा था कि किसी ने सवाल नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल बाद भारत में कुछ राजा खुद को ईश्वर का अवतार कहने लगे और लोग उनके पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद लेने लगे। समय बीता, चीफ का घर बड़ा हुआ, उसके बच्चे खास हो गए। अब शक्ति मेहनत से नहीं, खून से तय होने लगी। एक पुराना उदाहरण हवाई द्वीपों में, जहां मुख्य परिवारों की शादी सिर्फ अपने ही कुल में होती थी ताकि खून पवित्र रहे। वही खून जिसे बाकी लोग छू भी नहीं सकते थे। ये विचार बाद में हर सभ्यता में घुस गया, चाहे मिस्र का फ्राउ हो, भारत का राजा या यूरोप का लॉर्ड। सबने खुद को बाकी इंसानों से अलग माना। पर चीफ को सिर्फ डर से संतोष नहीं था, उसे अपने अस्तित्व को दिव्य बनाना था। उसने अपने आसपास रीति रिवाजों का जाल बुना। पूजा, बलि, त्योहार, मंदिर, हर एक रस्म उसे ऊंचा बनाती, बाकी लोगों को नीचा दिखाती। जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया में, जहां हर मंदिर के पुजारी वही थे जिनका जन्म ऊंचे वर्ग में हुआ। आम आदमी के हिस्से में बस नमस्कार और दान देना आया। कुछ कुछ ऐसा ही आज भी होता है, बस नाम बदल गए हैं। किसी ऑफिस में एक सीईओ है जिसके लिए अलग पार्किंग, अलग केबिन, अलग भाषा। वही कर्मचारी जो मेहनत करते हैं, उन्हें कहा जाता है, आप तो बस टीम का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब चीफ के सिर पर पंखों का मुकुट नहीं, आरमानी का सूट है। चीफ ने ताकत को इतना साध लिया कि लोग बिना बोले भी मानने लगे। उसे अब तलवार की जरूरत नहीं थी,
आदतें ही उसके लिए दीवार बन चुकी थी। जैसे अमेरिका में कभी जात नहीं थी, पर नस्ल थी। काले लोगों को सदी तक नीचा माना गया, क्योंकि सफेद लोग खुद को स्वाभाविक नेता समझते थे। 1960 के दशक तक भी बस सीट के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, बराबरी की नहीं, इंसान माने जाने की। चीफ बस बदलते गए, कभी राजा, कभी गोरे, कभी नेता, कभी धर्मगुरु। अब वो वक्त आ गया जब चीफ ने अपने इर्द गिर्द कहानी गढ़ी, मैं जो हूं तुम्हारे भले के लिए हूं। और लोग जो बराबरी भूल चुके थे, खुद उसे ईश्वर मान बैठे। ताकत अब कानून बन गई। चीफ अगर किसी की जमीन ले लेता तो वो राजा का हक कहलाता, अगर कोई विरोध करता तो विद्रोह कहलाता। और इतिहास हमेशा विजेता का लिखा हुआ चीफ की कहानी को पवित्र बताता गया। मजे की बात यह है कि चीफ के बिना भी अब समाज अधूरा लगता था। लोग डरने लगे थे उस दिन से जब कोई हुक्म देने वाला ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आज किसी को बिना मोबाइल सिग्नल के रहने का डर लगता है। शांति नहीं मिलती, बस खालीपन लगता है। पर हर ताकत के साथ एक साजिश भी होती है। चीफ का शासन टिके कैसे? अगर सब खुश है तो कोई सवाल क्यों करेगा? इसलिए जरूरी था कि किसी को हमेशा नीचे रखा जाए, ताकि ऊपर वाले को अपना ऊपर होना महसूस होता रहे। इसीलिए चीफ ने बराबरी का सपना धीरे धीरे मिटा दिया। समाज दो हिस्सों में बंट गया, हुक्म चलाने वाले और हुक्म मानने वाले। और यही वो पल था जब चीफ एक नेता नहीं, राजा बन गया। वो जनता का हिस्सा नहीं रहा, वो जनता का मालिक बन गया। अब उसके लिए लोग प्रजा थे, उसके लिए जमीन राज्य थी, और उसके शब्द कानून। इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य की शुरुआत ऐसे ही हुई, पहले सेवा, फिर सत्ता और अंत में शोषण। पर एक सवाल अब भी बाकी है, जब ये साम्राज्य बड़े हुए तो क्या चीफ अकेला रहा, या उसके साथ पूरे समाज ने इस असमानता को मिलकर जिया और बचाया? क्योंकि जब चीफ राजा बन गया तब इंसानियत का असली चेहरा दिखने वाला था। वो चेहरा जो आगे चलकर बनेगा एम्पायर्स ऑफ इनइक्वालिटी का। चैप्टर 4, एम्पायर्स ऑफ इनइक्वालिटी। कभी सोचा है किसी भी साम्राज्य की शुरुआत हमेशा एक जैसे वाक्य से होती है, हम सभ्यता ला रहे हैं, और उसका अंत भी हमेशा एक जैसे शब्दों से, हमने सिर्फ अपना हक लिया। सवाल यह नहीं कि किसने कितनी जमीन जीती, सवाल यह है कि हर जीत के पीछे कितने इंसान कुचले गए। जब चीफ ने सत्ता का स्वाद चखा तो उसने उसे बांटना नहीं सीखा, बल्कि फैलाना सीखा। और यही से शुरू हुई एम्पायर्स की कहानी। वो बड़ी बड़ी सभ्यताएं जिनके नाम हम गर्व से किताबों में पढ़ते हैं, पर जिनकी नींव दरअसल खून और असमानता से सनी थी। मिस्र में फिरौन ने कहा, मैं देवता हूं। मकबरे बने, पिरामिड खड़े हुए, पर उनके नीचे दफन थे वो मजदूर जिनके नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं हुए। वो जो दिन रात पत्थर ढोते रहे, जिनके बच्चे भूख से मरे, और जिनके लिए फिरौन ने कभी देवता से दुआ तक नहीं मांगी। लोगों ने कहा यह मिस्र की महानता है, पर असल में वो महानता कुछ लोगों के खून से खरीदी गई थी। फिर आया रोम, जहां सीनेटरों के पास सोने की गाड़ियां थी और आम लोग एरिना में शेरों के सामने फेंके जाते थे। मनोरंजन के नाम पर मौत को तमाशा बना दिया गया था। जैसे आज कभी कभी किसी गरीब की तकलीफ पर मीम बनाकर हंसा जाता है। इतिहास बस सेटिंग बदलता है, इंसान नहीं। इधर भारत में भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। राजा और पुजारी एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। राजा कहता, मेरी सत्ता भगवान की देन है, और पुजारी कहता, भगवान राजा से खुश है। बाकी जनता चुप थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सवाल पूछना पाप है। शूद्र खेत जोतते रहे, ब्राह्मण पूजा करते रहे, और असमानता को धर्म का नाम देकर अमर कर दिया गया। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने भी कहा, हम सभ्यता सिखाने आए हैं, पर असल में वो लूटने आए थे। इंडिया के कपड़े, मसाले, सोना सब लंदन की दौलत बन गए। जिन्हें असभ्य कहा गया वही बाद में उनका बाजार बने। ब्रिटिश चले गए, पर उनकी बनाई असमानता आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा है। कभी आर्थिक रूप में, कभी शिक्षा में,
कभी राजनीति में। देखो, हर एम्पायर का सच यही है। ऊपर वाले कहते हैं कि वो नीचे वालों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी बिल्डिंग की नींव को कोई देखता नहीं, पर वही सब कुछ संभालती है, और नींव कमजोर हो जाए तो महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, गिरता जरूर है। 20वीं सदी में भी कहानी बदली नहीं, बस कपड़े बदल गए। अफ्रीका में यूरोप के देश गए सभ्यता के नाम पर असल में उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, उनकी जमीन छीनी। कांगो में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने लाखों लोगों को मरवा दिया, क्योंकि वो अपने देश के लिए रबर चाहता था। इतिहास ने उसे राजा कहा, पर वो दरअसल एक व्यापारी था, जिसके लिए इंसान बस माल थे। इधर अमेरिका में भी गुलामी का खेल चला। काले लोगों को जंजीरों में बांधकर बेचा गया, फिर उन्हें कहा गया, अब तुम आजाद हो। पर सच ये था कि जंजीरें हाथों से निकलकर दिमाग में चली गई थी। आज भी असमानता बस नए नामों में छिपी है, कभी स्टेटस के रूप में, कभी स्टैंडर्ड के रूप में। हर दौर में सत्ता ने अपनी कहानी खुद लिखी। वो स्कूलों में महान साम्राज्य के रूप में पढ़ाई गई, पर किसी ने ये नहीं बताया कि हर महल के नीचे एक कब्र थी, हर ताज के पीछे एक गुलाम था, हर विजय की नींव में किसी की हारी हुई जिंदगी थी। कभी कभी लगता है असमानता अब बस एक व्यवस्था नहीं, एक आदत बन गई है। लोग इसे पहचानते हैं, फिर भी इसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बराबरी डरावनी लगती है। वो हमें जिम्मेदारी देती है, और हम उस जिम्मेदारी से भागना सीख चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये असमानता हमेशा ऊपर से थोपी गई, या नीचे वालों ने भी कहीं न कहीं इसे चलने दिया, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि यही दुनिया का नियम है। अगर हर एम्पायर गिरा, तो क्या वो सत्ता की वजह से गिरा, या उस खामोशी की वजह से जो उसके नीचे बैठे लोगों ने अपनाई थी? क्योंकि जब कोई खामोश होता है, तो जालिम और ताकतवर दोनों और मजबूत हो जाते हैं। और यही वो खामोशी थी जिसने इंसान को नीचा और ऊंचा मानने की आदत पक्की कर दी। पर इतिहास यही नहीं रुका। एक दिन वो खामोशी टूटी, जब कुछ लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्योंकि हर एम्पायर के पतन की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्यों? और शायद वही सवाल लेकर इंसान अगले दौर में पहुंच गया, जहां सत्ता से ज्यादा ताकत विचारों में थी, जहां लड़ाई तलवार से नहीं, सोच से हुई। वो दौर था द रिवोल्ट ऑफ द इक्वल्स। चैप्टर 5, द रिवोल्ट ऑफ द इक्वल्स। हर कहानी में एक वक्त आता है जब झुकते झुकते इंसान की कमर जवाब दे देती है, जब डर इतना पुराना हो जाता है कि अब उसका असर खत्म होने लगता है, जब लोग पहली बार सोचते हैं, क्या सच में हम हमेशा नीचे ही रहेंगे? यही वो पल था जब बराबरी की आग फिर से जली, धीरे धीरे मगर जोर से। शुरुआत किसी बड़े युद्ध से नहीं हुई थी, वो बस एक नाद थी, किसी मजदूर की, किसी किसान की, किसी छात्र की, जैसे फ्रांस में 1789 में हुआ था। सदियों से राजा और चर्च लोगों के नाम पर जी रहे थे, और एक दिन जनता ने कहा, अब बस। गिलोटिन पर सिर गिरे, पर उससे बड़ा गिरा वो डर जो सदियों से लोगों के भीतर जिंदा था। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को सिखाया कि जब तक इंसान सवाल पूछ सकता है, तब तक कोई भी ईश्वर, राजा या नेता स्थायी नहीं है। उधर 20वीं सदी में अफ्रीका और एशिया के देशों ने भी यही ना दोहराई। भारत ने ब्रिटिश से कहा, तुम हमें सभ्यता सिखाने नहीं आए थे, तुम हमें गुलाम बनाने आए थे। गांधी के नमक मार्च से लेकर भगत सिंह की आवाज तक हर कदम दरअसल बराबरी की लड़ाई थी। लोगों ने महसूस किया कि असमानता सिर्फ जंजीर नहीं, वो तो एक आदत बन चुकी है, और किसी भी आदत को तोड़ने के लिए बहुत दर्द झेलना पड़ता है। अमेरिका में जब रोजा पार्क्स ने बस की सीट छोड़ने से मना किया, तो उसने सिर्फ एक कुर्सी नहीं संभाली थी, उसने एक पूरा सिस्टम हिला दिया था। काले लोगों की बराबरी की लड़ाई वहीं से उठी थी, एक चुप औरत की जिद से। इतिहास में कोई क्रांति कभी शोर से नहीं शुरू हुई, वो हमेशा एक सवाल से शुरू हुई, क्यों मैं नहीं? पर इस सब के बीच एक सच्चाई और थी। हर बराबरी की लड़ाई के बाद लोग फिर से किसी नए चीफ की तलाश में लग गए। बस नाम बदल गया,
कहीं वो नेता बना, कहीं पार्टी, कहीं ब्रांड। सत्ता का चेहरा बदल गया, पर उसका स्वभाव वही रहा, ऊपर बैठने की आदत। आज हम डिजिटल युग में हैं। सोशल मीडिया ने सबको बराबर मंच दिया है, पर क्या सच में सब बराबर है? किसी की बात लाखों तक पहुंचती है, किसी की एक पोस्ट भी नहीं दिखती। किसी की आवाज को ओपिनियन कहा जाता है और किसी की को नॉइज। सत्ता अब तलवार या ताज में नहीं है, वो एल्गोरिदम में छिपी है। चीफ अब इंसान नहीं, सिस्टम बन गया है। केंट फ्लैनी और जॉयस मार्कस कहते हैं, असमानता कभी खत्म नहीं होती, वो बस नया चेहरा पहन लेती है। और बराबरी की लड़ाई हर दौर में फिर से शुरू करनी पड़ती है। कभी खेतों में, कभी गलियों में, कभी ट्वीट्स और कैमरों के बीच। आज भी जब कोई दलित बच्चा क्लास में अकेला बिठाया जाता है, या किसी महिला को सिर्फ उसके लिंग से आका जाता है, या किसी गरीब का हक कागज में गुम हो जाता है, तो वो पुरानी कहानी दोहराई जाती है। वो कहानी जो पत्थर के युग से चली आ रही है, जहां किसी ने कहा था ये मेरा है, और किसी ने सिर झुकाकर कहा था ठीक है। पर फर्क अब इतना है, आज के इंसान के पास सवाल है, इतिहास है, और एक स्क्रीन है जहां वो आवाज दर्ज कर सकता है। और जब तक वो आवाज है, तब तक बराबरी की उम्मीद जिंदा है। पर सवाल अभी भी वही है, क्या हम सच में बराबरी चाहते हैं, या हमें बस इतना ही बदलना है कि हम ऊपर दिखें और बाकी नीचे रहें? क्योंकि अगर बराबरी सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक हम पीड़ित हैं, तो शायद असमानता की जड़ें अभी भी जिंदा है, बस दिशा बदल चुकी है। इतिहास ने एक बार फिर हमें वही लाकर खड़ा कर दिया है जहां सब शुरू हुआ था। वो आग जो पहली बार इंसान ने बराबरी के नाम पर जलाई थी, वो अब भी जल रही है, कभी धीमी, कभी तेज, पर बुझी नहीं है। शायद यही द ऑरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी की असली बात है, कि असमानता इंसान की कहानी नहीं, इंसान की आदत है, और हर पीढ़ी को तय करना होता है, क्या वो इसे आगे बढ़ाएगी, या वही होगी जो कहेगी अब बस। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि द ऑरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आईना है जो हमें बार बार दिखाता है कि हमने असमानता को मिटाया नहीं, बस नया चेहरा दे दिया है। हो सकता है आज तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो बस इसलिए पीछे रह गया क्योंकि सिस्टम ने तय कर दिया कि वो बराबर नहीं है। कभी सोचो, अगर इतिहास ने लाखों बार खुद को दोहराया है, तो उसे तोड़ने की जिम्मेदारी अब हमारी है। अगर तुम्हें ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर तुम भी मानते हो कि बराबरी की लड़ाई अभी बाकी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक किसी और को सोचने पर मजबूर कर सकता है। कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से आज की सबसे बड़ी असमानता क्या है? जात, पैसा, जेंडर या कुछ और? मैं तुम्हारे जवाब अगले एपिसोड में पढ़ूंगा। और हाँ, ऐसी ही गहरी, सच्ची और रियल कहानियां अगर तुम हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इंसान ने बराबरी की उम्मीद छोड़ दी थी, पर शायद इस बार वो हारने नहीं वाला। मैं हूं प्रकाश, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां इतिहास फिर से बोलेगा।